गुड इवनिंग एवरीवन। हम सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व ऑब्टेन फ्रॉम ए लिक्विड लिमिट टेस्ट इज कॉल्ड। ए है टफनेस इंडेक्स, बी है लिक्विडिटी इंडेक्स, सी है फ्लो इंडेक्स, डी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो जो लिक्विड लिमिट टेस्ट है उसमें अपने को एक कर्व मिलता है, एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं जिसमें क्या होता है, यहाँ तो लॉग बेस पे लॉग 10 बेस पे वाटर कंटेंट नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं और इधर होता है वाटर कंटेंट W। ठीक है, इनके बीच एक ग्राफ आता है इस तरीके से और इसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। यानी जो लिक्विड लिमिट टेस्ट करते हैं उसमें फ्लो कर्व का, इसको हम फ्लो कर्व बोलते हैं। फ्लो कर्व का जो कर्व आता है उसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, इस पे क्या है 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो वाटर कंटेंट आता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। Next question is the property of soil due to which the loss of shear strength on remolding can be regained with the passage of time is known as। A है sensitivity, B है relative density, C है thixotropy, D है activity। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C thixotropy। Next question is the ratio of unconfined compressive strength of undisturbed soil to remolded soil is called। A है sensitivity, B है relative density, C है thixotropy, D है activity। तो यहाँ पे रेशियो पूछा गया है कि unconfined compressive strength of undisturbed soil sample to compressive strength of remolded soil, और इनका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए कि इसकी वैल्यू क्या आती है, तो वैल्यू के लिए देखिए सेंसिटिविटी है, इसकी वैल्यू अगर बहुत कम है, बहुत कम का मतलब क्या है कि जो अनडिस्टर्ब सॉइल है, जो रिमोल्डेड सॉइल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है अगर वो लगभग इक्वल है, यानी इसकी वैल्यू 1 है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे। इस केस में जो टाइप ऑफ सॉइल होगा वो होगा ग्रेवल और सैंड, क्योंकि जो ग्रेवल और सैंड है इनकी जो रिमोल्डेड स्ट्रेंथ आती है वो अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ के लगभग इक्वल होती है। तो इससे जो S की वैल्यू आएगी, सेंसिटिविटी की वैल्यू आएगी, वो 1 आएगी। अगर ये वैल्यू 2 to 4 वेरी कर रही है, S = 2 to 4, तो इसका मतलब क्या है, लो सेंसिटिविटी। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है फाइन सैंड एंड सिल्ट। एस की वैल्यू अगर 4 to 8 वेरी कर रही है तो इसको हम बोलते हैं मीडियम सेंसिटिविटी। ओनली आप इसको सेंसिटिव भी बोल सकते हो। अगर ये वैल्यू 8 to 16 वेरी कर रही है तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। और अगर वैल्यू है वो ग्रेटर देन 60 है तो ये जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं सॉइल इज अनस्टेबल। ये जो कंडीशन है वो क्विक सैंड की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये आपको सारे डेटा ध्यान रखने हैं। अगर ग्रेवल एंड सैंड के लिए पूछा जाए तो जो सेंसिटिविटी है उसकी वैल्यू 1 होगी, और एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी किसके लिए होगी, जो क्ले है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्ले के लिए सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होगी तो 8 to 16 वेरी करेगी, और अगर ग्रेटर देन 16 है तो उस केस में क्या रहेगी, सॉइल अनस्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिहेवियर ऑफ क्ले विद चेंज इन वाटर कंटेंट इज गिवन बाय ए है सेंसिटिविटी, बी है रिलेटिव डेंसिटी, सी है थिक्सोट्रॉपी, डी है एक्टिविटी। बिहेवियर ऑफ क्ले, अगर वाटर कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो जो क्ले का बिहेवियर है वो क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्टिविटी ऑफ क्ले से। एक्टिविटी ऑफ क्ले ए से इसको डिनोट करते हैं, और ये रेशो होता है परसेंटेज प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो अगर ए की वैल्यू लेस देन 0.75 है तो ये होती है इनएक्टिव कंडीशन ऑफ सॉइल। अगर ए की वैल्यू है वो 0.75 से 1.25 के बीच में वेरी कर रही है तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव सॉइल। एक्टिव, और एक्टिव में भी कैसी, नॉर्मल एक्टिव वाली, नॉर्मल एक्टिव। और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 है तो इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एक्टिव। ठीक है, तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि जो एक्टिविटी ऑफ क्ले है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। और अगर इसकी वैल्यू 0.75 से बिलो है तो इनएक्टिव सॉइल होगा। अगर 0.75 से 1.25 के बीच वेरी कर रही है तो नॉर्मल एक्टिव होगा, और अगर 1.25 से एक्सीड है तो वो एक्टिव होगा। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन से सॉइल है जो इसमें एक्टिविटी ऑफ क्ले सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वो होती है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल है वो सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी पाई जाती है, और इसके लिए ए की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7.2 होती है। ए की जो वैल्यू आती है वो होती है 7.2। और इसमें ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसमें जो क्ले मिनरल पाया जाता है वो है मोंटमोर्लिनाइट। और इसमें ये जो मोंटमोर्लिनाइट मिनरल है इस केस में जो एक्टिविटी ऑफ क्ले आती है वो सबसे ज़्यादा आती है, और इसका एग्जांपल है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो इंडेक्स इन सॉइल इंडिकेट्स, ए है वेरिएशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट, बी है वेरिएशन ऑफ लिक्विड लिमिट, सी है रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट, डी है शियर स्ट्रेंथ वेरिएशन विद वाटर कंटेंट। तो जो फ्लो इंडेक्स आता है इसको IF से डिनोट करते हैं। फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला होता है W1 माइनस W2 अपॉन log 10 N2 अपॉन N1। और ये कहाँ से आता है, जो फ्लो कर्व आता है जब हम वाटर लिक्विड लिमिट को हम डिटरमाइन करते हैं तो वहाँ पे एक फ्लो कर्व आता है, तो उसका जो स्लोप आता है इस साइड होता है वाटर कंटेंट। तो ये जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पूछा गया कि जो फ्लो इंडेक्स है वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट वाटर कंटेंट। किसी भी वाटर कंटेंट पे सॉइल की शियर स्ट्रेंथ क्या आ रही है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्नोमीटर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन ए है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी है वाटर कंटेंट, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो जो पिक्नोमीटर मेथड यूज करते हैं वो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सॉइल का वाटर कंटेंट दोनों को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम वाटर कंटेंट सॉइल का डिटरमाइन कर रहे हैं तो उस केस में उस सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो नोन होनी चाहिए, तभी पिक्नोमीटर मेथड हम यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन है कि ये जनरली जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। और सेकंड ये क्या करता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉइल की वो डिटरमाइन करते हैं पिक्नोमीटर से। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल है उसके लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, इसके लिए देखिए एक होता है जार मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, और इसके अलावा एक होता है डेंसिटी बोतल मेथड। ये होता है अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन करना हो तो ये मेथड्स होते हैं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की बात की जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, तो इसका जो मेथड होता है वो होता है हाइड्रोमीटर मेथड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो पिक्नोमीटर मेथड आता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन करते हैं, और जो हाइड्रोमीटर मेथड है इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हाइड्रोमीटर मेथड इज यूज्ड देन इट इज रिक्वायर करेक्शन फॉर, ए है मेनिसियस करेक्शन, बी है टेम्परेचर करेक्शन, सी है डिस्पर्सिंग करेक्शन, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जब हम हाइड्रोमीटर मेथड यूज़ करते हैं तो उस केस में जो करेक्शन अप्लाई होते हैं वो मेनिसियस करेक्शन भी अप्लाई होता है, टेम्परेचर करेक्शन भी अप्लाई होता है एंड डिस्पर्सिंग करेक्शन भी अप्लाई होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट सिव साइज अकॉर्डिंग टू IS इज, ए है 0.0045 mm, बी है 0.045 mm, सी है 0.002 mm, डी है 0.154 mm। तो जो IS ने सबसे स्मॉलेस्ट सिव साइज बताई है वो है 0045 mm, स्मॉलेस्ट सिव साइज अकॉर्डिंग टू IS। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। कोई भी सिव साइज होती है उसका क्या मतलब है, जैसे हम यूज़ करते हैं 4.75 mm, या फिर जो अभी जो स्मॉलेस्ट बताइए इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा 0.075 mm, तो इसका मतलब क्या होता है, जो 0.075 है इसको अपन 75 माइक्रोन्स भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कभी आपको माइक्रोन्स में दिया हो और वैल्यू mm में पूछी जाए तो आप उसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर देना। तो इससे क्या होगा, जो माइक्रोन है वो किस में आ जाएगा, mm में। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 75 माइक्रोन है सिव साइज, इसका मतलब क्या होता है कि एक स्क्वायर साइज की सिव होगी, यानी उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, और इसकी जो साइड है यानी ये जो साइड है वो क्या है, 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, ठीक है। तो जो सिव साइज है वो क्या है, जो स्क्वायर ओपनिंग है उसकी साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
gives the correct decreasing order of densities of soil sample. A है saturated, submerged, wet, dry. B है saturated, wet, submerged, dry. C है saturated, wet, dry, submerged. D है wet, saturated, submerged and dry. तो जो डेंसिटीज़ है उनका जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो सॉलिड्स के लिए जो डेंसिटी आती है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर इससे कम जो डेंसिटी आती है वो होती है सबमर्ज सेचूरेटेड की जो डेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा सॉलिड की होगी, उसके बाद सेचूरेटेड, फिर सेचूरेटेड से कम जो होती है वो होती है बल्क, बल्क से जो कम आती है वो होती है ड्राई, ड्राई से जो कम आती है वो होती है सबमर्ज्ड। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी या यूनिट वेट आता है वो सॉलिड्स वाला आता है, फिर उसके बाद में उससे कम आएगा सेचूरेटेड, फिर उसके बाद में बल्क, ड्राई एंड सबमर्ज्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो इसमें मैच कर रहा है वो आपका रहेगा सेचूरेटेड, जो सी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सबसे ज़्यादा सेचूरेटेड, उससे कम वेट और उससे कम ड्राई और सबसे कम सबमर्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50% एंड डिग्री ऑफ सेचूरेशन इज 90% देन परसेंटेज एयर वॉइड्स इज। ए है 5%, बी है 50%, सी है 45%, डी है 40%। तो इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो है पोरोसिटी यानी एन गिवन है 50%, इसके बाद में इसमें जो गिवन है वो है डिग्री ऑफ सेचूरेशन यानी एस गिवन है वो है 90%। हमें जो कैलकुलेट करना है वो एन ई कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एयर वर्ड्स, और एन इज इक्वल टू क्या होता है एन डॉट ए सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एन है यानी पोरोसिटी की वैल्यू है बट ए सी की वैल्यू नहीं है, तो एस प्लस ए सी क्या होता है 1। तो यहाँ से जो ए सी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी ए सी इज इक्वल टू 10% या फिर 0.10। ठीक है, यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, एन इज इक्वल टू 50% इंटू 10%। तो यहाँ से वैल्यू आ गई अपने पास में 5%। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to Atterberg the soil is solid to be of medium plasticity if plasticity index is A है plasticity index greater than 0 but less than 7, plasticity index greater than and equal 7 and less than equal 17, C है greater than 17 but less than 27, D है greater than 27। तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आती है मीडियम प्लास्टिसिटी के लिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है आई पी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो वैल्यू आती है अगर आई पी की वैल्यू 0 है तो यानी ये क्या है नॉन प्लास्टिक। अगर आई पी की वैल्यू लेस देन 7 है और ग्रेटर देन 0 है तो ये होता है लो प्लास्टिक। जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है इसकी वैल्यू 7 से ग्रेटर देन एंड 17 से लेस हो और इक्वल भी हो तो इस केस में इसको हम बोलते हैं मीडियम प्लास्टिक। और अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 17 हो
तो इसको हम बोलते हैं हाई प्लास्टिक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मीडियम प्लास्टिसिटी है इसके लिए जो IP की वैल्यू आ रही है वो क्या है, 7 से ज़्यादा है एंड 70 से कम एंड इक्वल है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस द मिनिशियस एंड डिस्पर्सिंग करेक्शन रेस्पेक्टिवली आर, ए है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बी है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सी है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, डी है नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो हमने देखा था कि जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस है हाइड्रोमीटर एनालिसिस, इसमें 3 टाइप के करेक्शन होते हैं। एक तो होता है मेनिशियस, सेकंड इसमें होता है टेम्परेचर करेक्शन, थर्ड इसमें होता है डिस्पर्सिंग करेक्शन। तो जो मेनिशियस करेक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर करेक्शन है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर टेम्परेचर है वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये नेगेटिव होगा। और जो डिस्पर्सिंग करेक्शन होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो अभी क्वेश्चन में मेनिशियस एंड डिस्पर्सिंग करेक्शन के लिए पूछा गया है, तो मेनिशियस ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड डिस्पर्सिंग करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस की बात करें कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। इसको हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। जो डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन है इसके 2 मेथड होते हैं, एक हाइड्रोमीटर एनालिसिस होता है और एक होता है पिपेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सॉइल हैज़ ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब and water content 10%, then dry density of soil in kilometer per meter cube is A है 18.6, B है 20, C है 22, D है 23.2। क्वेश्चन में बल्क डेंसिटी गिवन है। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है बल्क डेंसिटी 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर यूनिट देखें तो ये एक्चुअल में क्या है, बल्क यूनिट वेट गिवन है, वाटर कंटेंट गिवन है वो है 10%, और जो बल्क यूनिट वेट जो ड्राई यूनिट वेट पूछा गया है, तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट प्लस 1 प्लस W, 22 1 प्लस 0.1, 22 इज इक्वल टू 1.1। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो है 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंड जनरली कंटेन्स सॉल्ट इफ़ इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, ए है नाला बेड्स, बी है रिवर बेड्स, सी है सी बेड, डी है ऑल ऑफ दीज। तो सैंड है उसमें सॉल्ट तब भी प्रेजेंट होगा अगर वो सी से हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ सॉइल पोजेस 0 प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ए है क्ले, बी है क्ले सिल्ट, सी है सैंड, डी है सिल्ट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसको IP से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और ये 0 कब पॉसिबल है, जब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या हो, लगभग इक्वल हो। ठीक है, तो अगर हम सैंड एंड ग्रेवल की बात करें तो उसमें क्या है
कि जो लिक्विड लिमिट है और जो प्लास्टिक लिमिट है वो लगभग इक्वल होती है, यानी IP = 0 आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है C, सैंड। अगर IP की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए कि मैक्सिमम जो IP की वैल्यू है वो किसके लिए होगी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि जो भी कोबल्स हमने जो सॉइल क्लासिफिकेशन देखा था उसमें क्या था, बोल्डर्स थे, कोबल्स, इससे छोटा क्या था, ग्रेवल, और इससे छोटा सैंड। इन सब की वैल्यू इक्वल होगी और क्या होगी, 0 होगी। अगर इससे ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी तो वो होगी सिल्ट की, और सबसे ज़्यादा किसकी आती है, क्ले की। अगर सिल्ट की बात करें तो सिल्ट के लिए जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है इसकी वैल्यू आती है 5 to 15, और ग्रेटर देन 15 है वो किसके लिए होता है, क्ले के लिए, ये सिल्ट। तो ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट। ए है 10 to 15, बी है 15 to 25, सी है 25 to 35, डी है 35 to 45। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, 10 to 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन लैब। ए है हाइड्रोमीटर एनालिसिस, बी है सैंड बाथ मेथड, डी है रेडिएशन मेथड, नेक्स्ट है पिक्नोमीटर मेथड। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है पिक्नोमीटर मेथड, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैसाग्रांड apparatus इज यूज टू डिटरमाइन। ए है लिक्विड लिमिट, बी है प्लास्टिक लिमिट, सी है शियर स्ट्रेंथ, डी है श्रिंकेज लिमिट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, लिक्विड लिमिट। देखिए लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है कैसाग्रांड और दूसरा इसमें होता है कॉन पेनिट्रेशन मेथड। ये दोनों हम यूज करते हैं लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू। ए है सेचुरेटेड यूनिट वेट, बी है ड्राई यूनिट वेट, सी है वेट यूनिट वेट, डी है बियॉन्ड यूनिट वेट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, बियॉन्ड यूनिट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फुली सेचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। ए है वन फेज सिस्टम, बी है टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर, सी है टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, डी है थ्री फेज सिस्टम। तो देखिए फुली सेचुरेटेड सॉइल हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में देखा था कि जो सॉइल है वो या तो थ्री फेज में होगी या फिर टू फेज में होगी। थ्री फेज में कब होगी, जब पार्शियली सेचुरेटेड होती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो सॉइल है उसमें क्या होगा, सॉलिड होंगी, वाटर भी प्रेजेंट होगा एंड एयर भी प्रेजेंट होगा। अगर हम ड्राई सॉइल की बात करें तो ड्राई सॉइल क्या है, एक टू फेज सिस्टम है सॉइल का, जिसमें क्या होगा, ओनली सॉलिड्स एंड एयर। अगर फुली सेचुरेटेड की बात की जाए तो फुली सेचुरेटेड भी क्या है, एक टू फेज सिस्टम है जिसमें क्या होगा, सॉलिड्स एंड वाटर। क्योंकि फुली सेचुरेटेड में क्या होता है कि जो जितने भी एयर वॉइड्स थे वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, वाटर से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है सी, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वाटर कंटेंट ऑफ ए फुली सेचुरेटेड सॉइल मास इज 100% देन वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास इज लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी। बी है इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, सी है मोर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डी है नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई फुली सेचुरेटेड सॉइल है, यानी अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करें तो वैल्यू 1 है, वाटर कंटेंट है वो 100% है, यानी
इसकी वैल्यू भी 1 है। तो इस केस में जो वॉइड रेशियो आएगा और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उनमें क्या रिलेशन होगा। तो जैसे कि हम एक रिलेशन जानते हैं S = WG, वैल्यूज हम पुट कर देंगे। S की वैल्यू क्या है 1 है, E W के वैल्यू भी 1 है एंड G, तो E = G। यानी इस केस में जो वॉइड रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा B = स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ साइज ऑफ पार्टिकल इज A है लेस देन 0.0002 mm, B है ग्रेटर देन 0.2 mm, C है बिटवीन 0.2 mm एंड 0.002 mm, D है ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्टोक लॉ है वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो फाइन सैंड है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके जो मतलब जो पार्टिकल साइज़ जो स्पेसिफाइड है स्टोक लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या है कि जो पार्टिकल साइज़ है वो 0.2 mm से बड़ा होना चाहिए एंड 0.0002 mm से छोटा होना चाहिए। तो ये रेंज स्पेसिफाइड है स्टोक लॉ के लिए। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडमिक्सचर ऑफ कोर्स पार्टिकल लाइक सैंड टू क्ले कोजेज। A है डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट एंड इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, B है डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट एंड नो चेंज इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, C है डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, D है इंक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो कोई भी क्ले है अगर उसमें हम कोर्स पार्टिकल्स एड मिक्सर की तरह हम यानी उसमें मिक्सअप कर दें तो उस केस में क्या होगा कि उस सॉइल की जो लिक्विड लिमिट है यानी WL है वो क्या है डिक्रीज हो जाएगी। इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो जब हम क्ले में कोर्स पार्टिकल मिक्स करेंगे तो उस केस में क्या है उस सॉइल की लिक्विडिटी लिमिट भी डिक्रीज होगी एंड जो प्लास्टिक लिमिट है वो भी डिक्रीज होगी। पर अगर बात करें कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज होती है तो जो लिक्विड लिमिट है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू है वो ज़्यादा डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ से अगर ये ज़्यादा डिक्रीज है और ये कम डिक्रीज है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगी वो भी क्या है डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है C डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पोजेज A है सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, B है सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड, C है डिफरेंट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड, D है डिफरेंट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो लिक्विड लिमिट पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो शेयर स्ट्रेंथ आती है वो बहुत कम आती है, वेरी लो, और जिसको हम क्या है नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो सॉइल है किसी भी टाइप की सॉइल हो तो लिक्विड लिमिट पे उन सभी की क्या है शेयर स्ट्रेंथ सेम होगी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा A सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ मटेरियल ऑफ बेस ऑफ कैसाग्रैंड if material of base of Casagrande tool on which the cup containing soil paste drop is softer than standard hard rubber then liquid limit of soil always increases, B है liquid limit of soil always decreases, C है liquid limit of soil may increase, D है liquid limit of soil may decrease। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा A कि जब भी हम जो लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या है एक
हार्ड रबड़ को यूज़ करते हैं, अगर उसको हम उससे सॉफ्टर रबड़ से रिप्लेस कर दे तो उस केस में क्या होगा कि जो लिक्विड लिमिट है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल ए गिवन है, उसके लिए लिक्विड लिमिट है 0.50 एंड प्लास्टिक लिमिट है 0.23। बी जो सॉइल बी है उसके लिए लिक्विड लिमिट है 0.49 एंड जो प्लास्टिक लिमिट है वो है 0.17। सॉइल सी है, इसके लिए लिक्विड लिमिट है 0.43 एंड जो प्लास्टिक लिमिट है वो है 0.21। सॉइल डी है, इसके लिए लिक्विड लिमिट 0.47 एंड प्लास्टिक लिमिट 0.26। क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ दीज सॉइल कंटेन मोर क्ले पार्टिकल्स। ए है सॉइल ए, बी सॉइल बी, सी है सॉइल सी, डी है सॉइल डी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस में क्ले पार्टिकल ज़्यादा है? तो हम जानते हैं कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स जिसकी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसमें क्या है, क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। जो सॉइल ए है उसके लिए जो लिक्विड लिमिट गिवन है वो है 0.50 एंड जो प्लास्टिक लिमिट है वो है 0.23। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.17। इसी तरीके से ये किसके लिए, सॉइल ए के लिए। इसी तरीके से अगर सॉइल बी की बात की जाए तो सॉइल बी के लिए जो लिक्विड लिमिट गिवन है वो है 0.49 एंड जो प्लास्टिक लिमिट है वो है 0.17। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो है 0.32 फॉर सॉइल बी। अगर सी की बात की जाए तो वो है 0.43, लिक्विड लिमिट 0.43 है एंड जो प्लास्टिक लिमिट है वो है 0.21। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.22। सेम अगर सॉइल डी के लिए बात करें तो इसकी जो लिक्विड लिमिट है वो है 0.47 एंड जो प्लास्टिक लिमिट है वो है 0.26। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.21 सॉइल मास डी के लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ रही है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए है, सॉइल बी के लिए है, यानी कि किसमें क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, सॉइल बी में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। ए है इफेक्टिव साइज, बी है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, सी है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, डी है नन ऑफ दीज। पार्टिकल साइज रेंज अगर हमें डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, जिसको CU से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो होता है D60/D10। ये हम यूज़ करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बी है फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज नियरली यूनिटी। सी है ए सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड इफ इट हैज़ मोस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ द सेम साइज। डी है नन ऑफ दीज। तो जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वो उसके अकॉर्डिंग है कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसकी जो शेप आ रही है उसको रिप्रेजेंट करता है CU। तो जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है उसकी शेप रिप्रेजेंट करते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से, यानी CC से हम जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है उसकी शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। CU है, इसका क्या वर्क होता है, यह है ना पार्टिकल साइज की जो रेंज आ रही है उनको डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन की अगर बात करें
तो उसमें है कि अगर वेल ग्रेडेड सोइल है तो जो Cu की वैल्यू है वो लगभग 1 होगी। तो इसके लिए देखिए जो Cu की वैल्यू आती है Cu है D60/D10। इसकी वैल्यू अगर लेस देन 4 है तो ये होता है पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्म ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर जो पार्टिकल्स है वो सेम साइज़ के होंगे, ठीक है। अगर Cu है वो ग्रेटर देन 4 है तो इसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोर्स ग्राइंड है उसमें भी क्या होती है कि ग्रेवल भी होते हैं एंड सैंड भी होते हैं। तो अगर Cu की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन है तो वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेवल को, और वो भी कौन से, वेल ग्रेडेड। और अगर Cu की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 है तो ये होता है वेल ग्रेडेड सैंड। तो जो बी ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो वो उसमें गिवन है कि जो वेल ग्रेडेड सोइल है उसमें जो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम साइज़ के होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। जो यूनिफॉर्मली या फिर पुअरली ग्रेडेड होते हैं इसमें क्या होता है, पार्टिकल है वो सेम साइज़ के होते हैं, बट वेल ग्रेडेड में क्या होता है, ऑल साइज़ के पार्टिकल्स का मिक्सअप होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HRB। HRB क्या होता है, हाईवे रिसर्च बोर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन, ए है पार्टिकल साइज कंपोजिशन, बी है प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक्स, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो जो HRB है उसने जो सॉइल का क्लासिफिकेशन दिया है वो बेस्ड है पार्टिकल साइज कंपोजिशन पे एंड जो प्लास्टिसिटी आती है उस बेसिस पे, यानी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, ए है रॉक मिनरल, बी है केओलिनाइट, सी है इलाइट, डी है मोंट मोलिनाइट। तो जो केओलिनाइट, इलाइट, मोंट मोलिनाइट ये क्या होते हैं, क्ले मिनरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सैंड पार्टिकल्स है वो किससे है, क्वार्ट्ज से मिलते हैं हमें। क्वार्ट्ज से हम क्या है, सैंड पार्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक रॉक मिनरल है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्ले मिनरल विद लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स इज, ए है केओलिनाइट, बी है इलाइट, सी है मोंट मोलिनाइट, डी है नन ऑफ दीज। तो ये 3 टाइप के मिनरल्स जनरली पाए जाते हैं। केओलिनाइट, इलाइट, थर्ड होता है मोंट मोरिलो नाइट। ये 3 क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं। जो केओलिनाइट है इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो K+ यानी आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। मोलिनाइट है, इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो है H2O बॉन्ड यानी वाटर बॉन्ड। तो जो वाटर बॉन्ड है ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। तो जैसे ही हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग एंड जब वो इवोपरेट हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा श्रिंकेज वो किस में होता है, मोंट मोलिनाइट और क्ले मिनरल में होता है।
इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है ब्लैक कॉटन सॉइल एंड बेंटोनाइट। ये एग्जाम्पल है मोंट मोर्लेनाइट के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए ग्रेडिंग कर्व इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन पार्टिकल ऑफ 20 mm ISU and 4.75 mm ISU, then graded aggregate do not contain A है 20 mm particles, B है 10 mm particles, C है 4.75 mm particles, D है all options are correct। तो जो ग्रेडिंग कर्व आता है उसमें एक होता है गैप ग्रेडेड कर्व। गैप ग्रेडेड कर्व है ग्रेडिंग कर्व की बात करें तो इसमें इस तरीके से आता है, जैसे ए कर्व इस तरीके से आ रहा है, ए कर्व है वो इस तरीके से आ रहा है और ए कर्व इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो भी पार्टिकल साइज़ है ये यहाँ है, ये पार्टिकल साइज़ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है अगर इसको ए बी सी नाम दिया जाए तो जो ए कर्व है तो ये देखिए पार्टिकल साइज़ है वो यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, यानी इसमें लगभग सारी साइज़ के पार्टिकल्स कवर हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड। जो बी है उसमें क्या है अप्रोक्सीमेटली सेम साइज़ की पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म ग्रेडेड। जो सी कर्व है इसमें क्या है देखिए कुछ पार्टिकल्स है, फिर उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, उसके बाद में कुछ जो पार्टिकल साइज है वो कवर की जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं गैप ग्रेडेड कर्व। और जो गैप ग्रेडेड कर्व है इसमें क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कर्व आ रहा है उसमें जो भी पार्टिकल साइज होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो अभी जो क्वेश्चन में हमें गैप ग्रेडेड के लिए जो पार्टिकल साइज गिवन है वो है 4.75 टू 20 mm। तो यानी 4.75 से लेके 20 mm के पार्टिकल्स के बीच कोई भी पार्टिकल्स है वो इस कर्व में रिप्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 20 mm बात करें तो ये भी नहीं आएगा, बी है 10 mm तो ये यहाँ कहीं बीच में होगा, तो यानी ये साइज़ भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। और सी है 4.75 mm पार्टिकल्स तो ये भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टिसिटी चार्ट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन ए है प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विडिटी लिमिट, बी है प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विडिटी इंडेक्स, सी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी लिमिट, डी है प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स। तो जो प्लास्टिसिटी चार्ट है प्लास्टिसिटी चार्ट ये कैसे ग्रेड द्वारा गिवन है, और ये जो चार्ट आता है ये कुछ इस तरीके से आता है। इस लाइन को हम बोलते हैं ए लाइन। यहाँ पे जो लिक्विड लिमिट आती है ये लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिक्विड लिमिट आती है वो है 20, यहाँ 35%, ये परसेंटेज में आएगी। उसके बाद में आता है 50%, 50, ठीक है। और अगर बात यहाँ जो आती है वो होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। कोई भी सॉइल है अगर ए लाइन से अबव है तो वो क्ले को रिप्रेजेंट करेगी, यानी यहाँ ऊपर है वो क्ले होगी, और नीचे होता है वो है सिल्ट और इनऑर्गेनिक क्ले, इनऑर्गेनिक क्ले, ठीक है। तो अगर जो परसेंटेज वाटर कंटेंट की वैल्यू है इसकी वैल्यू अगर
20 से ज़्यादा है और 35 से कम है तो इसको हम बोलते हैं लो प्लास्टिसिटी। और अगर 35 से 50 के बीच आ रही है तो उसको हम बोलते हैं मीडियम प्लास्टिसिटी। और अगर 50 से ग्रेटर आ रही है WL की वैल्यू तो उसको हम बोलते हैं हाई प्लास्टिसिटी। तो इसमें देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम साइन की बात करते हैं तो जो क्ले है इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद सिल्ट है इसको M से रिप्रेजेंट किया जाता है, सैंड है इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रेवल है तो इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर लो प्लास्टिसिटी है तो इसको L से डिनोट करते हैं। लो प्लास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी दोनों को L से डिनोट करते हैं। मीडियम प्लास्टिसिटी या मीडियम कंप्रेसिबिलिटी है तो उसको I से डिनोट करते हैं। मीडियम का मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट, तो उसको I से डिनोट करते हैं। हाई प्लास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी को H से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरीके से आएगा। अगर इस A लाइन से अबव कोई भी सॉइल मास है तो वो क्ले होगा, और क्ले में भी क्या होगा, ये क्या होगा, लो यानी Cl। इस रेंज में क्या होगा, मीडियम प्लास्टिसिटी क्ले, मीडियम को M से डिनोट करते हैं। और यहाँ 50 से अबव आएगा तो वो क्या होगा, हाई प्लास्टिसिटी क्ले। अगर इससे बिलो की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करेगा या तो सिल्ट को, लो प्लास्टिसिटी सिल्ट, और लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले को। ये जो रेंज है वो क्या है, मीडियम प्लास्टिसिटी सिल्ट और मीडियम प्लास्टिसिटी ऑर्गेनिक क्ले। मीडियम को हमने I से डिनोट किया है। उसके बाद में हाई प्लास्टिसिटी सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक प्लास्टिसिटी चार्ट आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये प्लास्टिसिटी चार्ट है वो किसके बीच में है, वाटर लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है C, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी लिमिट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।